बहुत हार्ड है वो। चलिए, तो हमारा जो है वो है फिजिक्स का, आपको पहला वाला चैप्टर करना है, नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का स्रोत। ठीक है, क्या जानेंगे? प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश का स्रोत, परावर्तन बाद में करेंगे, प्रकाश का स्रोत जानेंगे पहले। ठीक है, कि प्रकाश कहाँ से निकलता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, वो आता कहाँ से, ये बात पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश आता कहाँ से है। तो देखिए, प्रकाश आता कहाँ से है उसको जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि इस प्रकाश है क्या। प्रकाश जो है यह आपका एक कारक है। क्या है ये? कारक है, आप इसको माध्यम भी कह सकते हैं। प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? हाँ, देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है मात्र प्रकाश। ठीक है, तो आप प्रकाश को एक कारक बता सकते हैं जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, या आप प्रकाश को एक जो है माध्यम बता सकते हैं जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। अब है इसका स्रोत क्या है? तो प्रकाश जिस भी वस्तु से निकलती है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रकाश जिस भी वस्तु से निकलती है उस वस्तु को क्या कहा जाता है? प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे अभी ये प्रकाश बल्ब से निकल रही है तो प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसका सेटिंग कुछ बचा हुआ है। ठीक है, अगर प्रकाश मानिए कि सूर्य से निकल रहा है तो आप उस प्रकाश का स्रोत सूर्य को कहेंगे। यदि प्रकाश बल्ब से निकल रहा है उस प्रकाश का स्रोत आप बल्ब को कहेंगे। यदि प्रकाश ये इस लैपटॉप के स्क्रीन से निकल रहा है तो आप उसका जो है प्रकाश का स्रोत को आप लैपटॉप का स्क्रीन बोलेंगे। अगर प्रकाश मानिए प्रोजेक्टर से निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत आपको प्रोजेक्टर को कहना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए प्रकाश के स्रोत से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड को। इस दुनिया में दो तरह की वस्तुएं हैं, एक वो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, एक वो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो प्रकाश उत्सर्जन करने वाले वस्तु को हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं और प्रकाश उत्सर्जन नहीं करने वाले वस्तु को हम अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। ठीक है, और अप्रदीप्त पिंड कहते हैं जिससे कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जैसे कि टेबुल, कुर्सी, पत्थर, कागज, कलम, ये सब आपका प्रकाश का
प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है तो ये आपका अप्रदीप्त पिंड हो गया। अब आज के बाद आप दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं देखेंगे उन सारी वस्तुओं में जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है वो वस्तु प्रदीप्त है, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है वह वस्तु क्या है, अप्रदीप्त है। अब है आपका प्रकाश का परावर्तन, बहुत सुंदर चीज है यह। इसका भी 2 नंबर का एक परिभाषा आपको आ सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है यह आखिर क्या है, तो ये आपका 2 नंबर का आपको आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि बहुत आसान चीज है ये। आसान चीज कैसे है, तो जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलती है तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं मिलती है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं उसके रास्ते में मिलती है। वे वस्तुओं में जो बहुत छोटा छोटा कण होता है, चाहे वह धूल कण का कण हो, धूल का ही क्यों नहीं कण हो, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें धूल कण पर पड़ती है ना, धूल कण पर, बहुत सूक्ष्म कण पर, तो वह क्या होता है, चारों ओर छितरा जाती है। चारों ओर क्या होती है, छितरा जाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसको चारों ओर विकिरित कर देता है, मतलब चारों ओर छितरा देता है, ठीक है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश की किरणों को क्या करती है, उस प्रकाश की किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को चारों ओर क्या करती है, उसको छितरा देती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन आप समझ लीजिए ठीक से। 2 नंबर का परिभाषा यहां से आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म कण किसको बोलते हैं, तो धूल कण को बोलते हैं, या फिर आप वायु में बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, तो उनके मिश्रण को भी आप उनके अणु को भी आप सूक्ष्म कण कह सकते हैं, ठीक है। सभी वस्तुएं पर प्रकाश की किरणें सीधे नहीं पहुंच जाती है, फिर भी हम उसे देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण क्या है जानते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। मान के चलिए जैसे जब हम दिन में घर में बैठे होते हैं, कमरे के अंदर बैठे होते हैं, तब भी हमको सब कुछ दिखता, वहां तक तो प्रकाश नहीं पहुंच रहा, प्रकाश वहां तक थोड़े पहुंचता है, रूम तक के अंदर तक प्रकाश नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी सब कुछ दिखता है हमको। इसका एकमात्र कारण प्रकीर्णन है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा सवाल आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा सवाल आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा सवाल आ सकता है, आपको कहेगा कि कमरे के अंदर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचती है लेकिन फिर भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इसका क्या वजह है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, कुछ भी दे देगा, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या मारना है, प्रकाश का। बहुत सुंदर। चलिए अब आपका प्रकाश पुंज, बहुत आसान बात है ये, ठीक है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, सबको मालूम है। तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, ठीक है, प्रकाश की किरणों का समूह जो होता है, देखिए समूह, इसी को हम पुंज कहते हैं। और चूंकि वो किरणों का समूह है इसीलिए हम उसको किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह में किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। ये आपका किरण है और किरण का समूह आपको नीचे मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है, उसको हम किरण पुंज कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है समांतर किरण पुंज। ध्यान में रखेंगे, एक क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, समांतर, एक अपसारी होता है। अब ये तीनों बात हम यहीं पर समझा देते हैं,
ठीक है, परिभाषा आप देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उनको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा परिभाषा आप देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में गमन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आप देख लीजिए आगे, अब आप देख लीजिए आगे, अब आप देख लीजिए आगे, ठीक है, अब आप देख लीजिए आगे कि अभिसारी किरण पुंज का किसको बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आ करके मिलने लगती है तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, तो हम एक ही जगह पर जो है, वहां पर एक जगह बहुत सुंदर जगह था, तो आइए हम पहले वहीं पर, यहाँ पे जगह था, हाँ यहाँ पे जगह, ठीक है, हम तीनों बात आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है। अगर इस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें मानिए निकल रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है, एक बिंदु से चारों ओर निकल रही है, एक बिंदु से चारों ओर निकल रही है, एक बिंदु से चारों ओर निकल रही है, ठीक है, तब हम इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी। एक बिंदु से जब निकल करके फैलेगी तब हम उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, और जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में जाएगी, ठीक है, एक किरण मानिए ऐसे है, ठीक है, दूसरा किरण मान के चलिए इस तरह से होगी, दूसरी किरण ऐसे होगी, दूसरी किरण मानिए ऐसे होगी, ठीक है, तीसरी किरण मान के चलिए ऐसे होगी। आपको क्या लग रहा है, ये आपका समांतर रेखा हो गया, नहीं हो गया, समांतर रेखा हो गया। तो इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब कहीं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलेगी ना बहुत सारी किरणें, इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी। क्या कहेंगे, समझ में आ रही है बात, तीन बातें हैं, एक बिंदु से निकलकर फैलेगी अपसारी किरण पुंज, समांतर रेखा में चलेगी समांतर किरण पुंज, और एक बिंदु पर आकर के मिलेगी तो अभिसारी किरण पुंज। परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, समांतर किरण पुंज बता दिए आपको हम, अभिसारी किरण पुंज बता दिए। अब आपको हम बताएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है, इन सारे चीजों को अभी हम बताएंगे, ठीक है। पारदर्शी ना, पारदर्शी, यहाँ पे पारदर्शी होगा, मीठा हुआ है, पारदर्शी वस्तु, ठीक है। देखिए, संसार में तीन तरह की वस्तुएं इस आधार पर है कि प्रकाश की किरणें वस्तुओं को आर पार करेगी या नहीं करेगी, इस आधार पर, मतलब प्रकाश की किरणों का वस्तुओं के आर पार करने के आधार पर वस्तुओं को तीन प्रकार से बांटा गया है। समझ में आ रही है बात, तीन प्रकार से बांटा गया। एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर के प्रकाश आर पार कर जाती है, तो जिससे होकर के प्रकाश आर पार कर जाती है उसको बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है, मतलब कि जिससे होकर के प्रकाश आर पार कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण जो है, किरण आर पार कर जाएगी, ठीक है, आर पार कर जाएगी तो वो पारदर्शी वस्तु है। और यदि किरण किरण आर पार नहीं करेगी तो वह जो है अपारदर्शी वस्तु होगी। और जिस वस्तु से होकर के किरण जो है, किरण का कुछ ही भाग, ठीक है, किरण का प्रकाश का किरण का कुछ ही भाग जिस वस्तु से पार कर पाती है उसको हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है। किरण जो है ना आर पार करती है, आर पार करती है, लेकिन अंशतः, अंशतः मतलब बहुत कम भाग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण भी हम आपको देंगे, ठीक है।
तो परिभाषा वही है, देखिए वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, वे वस्तु जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती है उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का कम ही भाग पार कर पाता है उसको हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मान के चलिए कि उदाहरण की बात हम करें तो हम 3 उदाहरण एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा खाली जगह है, हम 3 उदाहरण मान के चलिए कि एक साथ ले रहे हैं। ठीक, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं पत्थर का, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कांच का, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एक आपका कांच है, ठीक है, और एक आपका पत्थर है, एक आपका क्या है, पत्थर है, और एक आपका मान लीजिए साड़ी है, पतली, बहुत पतली सी साड़ी है। तो इससे होकर के तो पूरा पूरा प्रकाश पार कर जाएगा, है ना, लेकिन पत्थर से होकर के बिल्कुल भी पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जो साड़ी है इससे कुछ प्रकाश पार करेगा, कुछ प्रकाश पार नहीं करेगा। आप कैसे समझेंगे, आप एक ही जगह पर पत्थर भी रखिएगा और उसी जगह पर साड़ी भी उठा करके रखिएगा, आप देखिएगा कि पत्थर का छाया जितना गाढ़ा बनता है उतना गाढ़ा साड़ी का छाया नहीं बन पाता है। हम ये समझेंगे कि साड़ी का छाया उतना गाढ़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि उससे होकर के प्रकाश का कुछ कण पार कर गया, कुछ किरण कुछ भाग पार कर गया, लेकिन पत्थर से बिल्कुल भी पार नहीं कर पाया, इसलिए उसका छाया बहुत अच्छा, बहुत गाढ़ा बनता है। ठीक है, अब यदि मान के चलिए कि ये आपका अंतर समझ में आ गया, ठीक है ना, पारदर्शी जिससे होकर के प्रकाश पार कर गया, पारदर्शी नहीं कर पाया तो अपारदर्शी, और यदि अंशतः भाग पार किया तो उसको हम पारभासी बोलेंगे। पारदर्शी वस्तु की अगर मान के चलिए उदाहरण की बात करें, कांच हो सकता है आपका, और आपका पानी हो सकता है, आपका हवा हो सकता है। अपारदर्शी वस्तु की बात करें आपका तो लकड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, अलकतरा हो सकता है, पेंट, गत्ता, धातु की प्लेट आदि। लकड़ी, पत्थर जो है ये आपको, गत्ता, ये सब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप धातु भी याद रखिएगा, धातु, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलकतरा भी अपारदर्शी पदार्थ है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये सब आपका जो है ऑप्शन में रहे ना रहे, लेकिन अलकतरा यदि हो गया तो आप कहीं घबरा नहीं जाए। तो अलकतरा जो है वह अपारदर्शी वस्तु है, अलकतरा से होकर प्रकाश का कण पार, किरण पार नहीं कर पाता, बिल्कुल भी पार नहीं कर पाता। ठीक है, पारभासी पदार्थ की यदि बात करें, आप घिसा हुआ कांच को ले लीजिए, तेल लगा हुआ कागज को ले लीजिए, पतली साड़ी ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, यह सब आपका पारभासी पदार्थ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का। अब हम किससे बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन का बात करेंगे। देखिए परावर्तन, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का क्या अर्थ होता है, लौटना। अपवर्तन का अर्थ होता है भाग, मतलब दिशा बदलना। परावर्तन का भाग होता है लौटना, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, और अपवर्तन का मतलब होता है दिशा बदलना। मानिए कि जो है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सूर्य है, और एक बहुत होशियार लड़का है यहाँ पे, बहुत क्या है, होशियार लड़का यहाँ पे है। ठीक है, वो एक सूर्य है मान के चलिए, और यहाँ पर एक बहुत होशियार लड़का है। ठीक है, नाम है इसका सुगना, नाम इसका क्या है, सुगना मान लीजिए। ठीक है, और ये होशियार लड़का क्या कर रहा है कि एक ऐना जो है लेकर के जो है एक ऐना लेकर के, इस हाथ को भी इधर कर देते हैं, ठीक, एक ऐना लेकर के इस सूर्य को दिखा रहा है, ऐसे करके ऐना जो है ना सूर्य के सामने में रख रहा है। ठीक है, तो ऐना जब सूर्य के सामने में रख रहा है तब यह क्या देखता है कि सामने में जो घर का दीवार है उस ऐना की आकृति का प्रकाश घर के दीवार पर जाकर के छप जाता है, आ जाता है। आप भी ऐसा किए होंगे कभी, ठीक है, किए हैं कि नहीं किए, किए है ना। ठीक है, तो होता क्या है कि सूर्य का किरण जो है ना इस दर्पण पे पड़ता है, और जैसे ही इस दर्पण पर पड़ता है तो इस दर्पण पर से यह लौट करके आगे का जो दीवार है, मानिए यहाँ पर दीवार है, तो यहाँ पर जो है इस दर्पण का जो है छाया वहां पर, प्रतिबिंब वहां पर बन जाता है। क्या हुआ, तो हुआ ये कि यहाँ से सूर्य की प्रकाश आई और इस दर्पण पर पड़ी,
दर्पण पर पड़ने के बाद यह क्या हुई, यहाँ से सीधे लौट गई। ठीक है, चलिए इस चित्र को यहाँ से हम हटा रहे हैं और आपको एक दूसरा चित्र में समझा रहे हैं इसी बात को। तो उसके कहने का ये मतलब हुआ कि उसके कहने का ये मतलब हुआ कि ये अगर दर्पण है और इस तरफ से यदि मान के चलिए कि प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मानिए सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, और इस तरह से प्रकाश इस पर आ रही है यहाँ पे, तो जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी तो ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, प्रकाश जो है सूर्य से निकली, दर्पण पर आई, दर्पण से टकरा करके वह पुनः क्या हुई, लौट गई। ठीक है, प्रकाश सूर्य की किरणें आई, दर्पण पर पड़ी और यहां से लौट गई, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश की किरणें, लगता है यहाँ छुटा हुआ है ना, कि किरणें किसी वस्तु से टकरा कर लौट, किरणों, अरे ठीक है था, प्रकाश का लिखा हुआ है ना, तो भी ठीक है था, झूठे इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत छोटा परिभाषा है, इतना छोटा परिभाषा याद नहीं हो यह लानत की बात है। ठीक है, और आप मन में एक बात कर लीजिए कि भैया उधर से प्रकाश आएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से लौट जाएगा, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि परावर्तन का जो परावर्तन जो वो जो टकरा करके लौटता है, तो वो लौट ऐसे ही नहीं लौट जाता, उसके लौटने का नियम कानून है। उसके लौटने का क्या है, नियम कानून है। उसके लौटने का क्या है, नियम कानून है। उसके लौटने का नियम कानून है, उसी नियम कानून को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसी नियम कानून को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसको मिटा लें थोड़ा सा, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होती है। इन्हीं नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, 2 अंक का यह क्वेश्चन आपको आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, 2 नंबर का यह क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु के प्रकाश की किरणें जब चिकनी सतह से, चिकनी सतह मतलब क्या, चमकीला, दर्पण होगा चमकीला, टीना होगा चमकीला वस्तु होगा, ठीक है, चिकनी सतह से जब टकराती है तो वह कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लौटती है। उन्हीं नियमों को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए नियम 2 होता है, ऐसे प्रकाश के कितने परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उन नियमों को आइए हम पढ़ते हैं। आपको पूछेगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि परावर्तन के नियम मतलब परावर्तन जिस नियम से होगा उसको परावर्तन का नियम कहेंगे। मतलब परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश के लौटने की क्रिया। तो प्रकाश टकरा करके जो लौटेगी वो जिस नियम कानून से लौटेगी उसको हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। कहानी खत्म यहीं पे, ठीक है। चलिए ठीक है, अरे पूरे खत्म, चलो ऐसे ही मिटा लो। अभी इसको मिटा देते हैं, फिर समझाने के समय में लिख देंगे। ठीक है।
देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है दर्पण, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, देख लीजिए ये क्या है, ये क्या है आपका समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, ये प्रकाश की किरणें इधर से आई, इधर से आई और इधर से मुड़ गई, है ना। पहले हमको यहां समझना होगा कि इसमें कौन सा क्या है, ठीक है। विभिन्न पद को इसमें समझना पड़ेगा, तभी हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। देखिए तो प्रकाश की किरणें, मानिए इधर सूर्य होगा, इधर क्या है सूर्य है, तो यहां से प्रकाश की किरणें आई, तो जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आप देख लीजिए, तो कहने का परावर्तित किरण नहीं कहते हैं भाई, ओफ मिस हो गया बहुत, आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें जो आती है ना, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, मिस हो गया था। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो परिभाषा ऐसे थोड़े लिखिएगा, ये तो समझने के लिए होगा। परिभाषा आपको लिखना होगा कि प्रकाश की किरणें जो दर्पण से टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। अन्यथा याद रखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आकर दर्पण से टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परिभाषा आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सटीक है। आप मनी मन ये समझिए कि आने वाली किरण आपतित है, जाने वाली किरण परावर्तित, ठीक है। और दर्पण से जिस बिंदु पर टकराती है ना, ये वाली बिंदु, दर्पण से जिस बिंदु पर टकराती है ना, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अपने मन से आप एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं, लंब रेखा, जिसको कि अभिलंब कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल अंग्रेजी में कहते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। आपतित कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तित कोण को आर से सूचित करते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। यही बात यहाँ से नीचे लिखा हुआ है। आपतित किरण आपतन बिंदु आपको बता दिए कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आप ओ से हम यहाँ पर आपको दिखा भी दिए हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, फिर हमने आपको बताया परावर्तित किरण, तो दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में आपको परावर्तित किरण हमने दिखा दिया है, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद हमने अभिलंब के बारे में बताया कि आपतन बिंदु पर ही खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको आपको एन से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने शॉर्टकट में बता दिया है, आने वाली आपतित, जाने वाली सॉरी आकर जिस बिंदु से टकराई आपतन, फिर उसके बाद जाएगी तो जाने वाली परावर्तित किरण, और फिर आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, परिभाषा सबका आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर हमने आपको आपतन कोण के बारे में बताया कि आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। फिर हमने ये आपको बता दिया, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अगर कोण का नाम इस तरह से ज्यामितीय नाम पूछा जाए तो आप ए ओ एन, ए ओ एन देख लीजिएगा, ए ओ एन, ए ओ एन, इसको कोण आपतन कोण कहते हैं। बी ओ एन, बी ओ एन, देखिए बी ओ एन, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपको यह बात याद रखना चाहिए, ये भी बात हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम समझेंगे परावर्तन के नियम को, इसके बाद हम समझेंगे परावर्तन के नियम को। उसको समझने के लिए हमको फिर से इसी चित्र में आ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी चित्र में आएंगे और पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण ए ओ, आप देख लीजिए आपतित किरण, ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। ये वाली किरण, ये वाली किरण आपतित किरण है।
ये वाली किरण आपतित किरण है, ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। और आपतित किरण देख लीजिए कहां पर आकर के टकराई है, उसके बाद आप परावर्तित किरण देख लीजिए कहां से निकली है, उसके बाद अभिलंब देख लीजिए कहां से खींची गई है। तीनों का एक ही बिंदु है, एकदम एक समान, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु, इसको आप सर्वनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हुआ, ये आपका पहला नियम हुआ। परावर्तन के नियम का पहला नियम हुआ। परावर्तन के नियम का पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक बार और, यह चित्र बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और ये अभिलंब, आपतित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ये परावर्तन का पहला नियम हुआ। परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि यह जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, मतलब यह आई वाला कोण आर वाले कोण के, यह कोण आई है आपका, यह कोण आर है आपका, आई वाला कोण आर वाले कोण के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप याद कर लीजिएगा इसको, परावर्तन के नियम को, परावर्तन के नियम को आप याद कर लीजिएगा, परावर्तन के नियम को आप याद कर लीजिएगा। ये आपका परावर्तन का नियम है। ठीक है, ये आपका परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए हम आगे चलेंगे। अब है हमारा कि अगला अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जब कोई दर्पण पर, कोई समतल दर्पण पर, जब कोई समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको मालूम होगा 0 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 से 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसको लंब कोण भी कहते हैं, समकोण भी कहते हैं। ठीक है, समकोण आप समझिएगा, 90 से 180 डिग्री को हम अधिक कोण कहते हैं। 180 से 360 डिग्री के बीच के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं और 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। हमको हालांकि इतना का जरूरी नहीं है, हमको केवल इस बात का जरूरी है कि समकोण किसको कहते हैं, लंब कोण किसको कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमको समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए लंबवत, देखिए ये आपका दर्पण है, मान के चलिए ये आपका, अगर इस तरह से किरण आ रही है तो लंबवत नहीं आ रही है, इस तरह से किरण आ रही है तो लंबवत नहीं आ रही है, इस तरह से आ रही है तो लंबवत नहीं आ रही है, इस तरह से आ रही है तो लंबवत नहीं आ रही है। लंबवत का मतलब है कि ठीक सीधा आ रही है। ठीक है, और जब किसी समतल दर्पण पर, ठीक है, प्रकाश की किरण सीधा आएगी, सीधा, तो वह उसी पथ पर क्या होगी, लौट जाए। ये बहुत वीवीआई बात है, ये बहुत वीवीआई बात है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, क्या कहेगा, कहेगा कि जब किसी समतल दर्पण पर तो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए आपतित हुई है और उसी पथ पर ये लौट गई है। जब लंबवत आपतित होगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। आपको यह बात याद रहना चाहिए, बहुत वीवीआई है। अब कहिएगा सर जब आप लंबवत आपतित नहीं हुई तब, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये लंब है, तो अगर लंब से वह 30 डिग्री का कोण बना के आएगी ना तो 30 डिग्री का कोण बना के जाएगी। ठीक है,
अगर वह 45 डिग्री का कोण बना के आएगी ना तो 45 डिग्री कोण बना करके जाए। तो इस आधार पर भी आप समझ जाइए कि अगर कहता है कि लंबवत आएगी तो मतलब 90 डिग्री पर आएगी, तो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर आएगी तो सीधा आएगी, और 90 डिग्री पर जाएगी तो फिर सीधे जाएगी। तो सीधा आई सीधा गई तो उसी पथ पर हो गई। ठीक है, तो जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री या लंबवत आपतित होती है तो वह उसी पथ पर लौट जाती है। चलिए चलिए, तब आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, क्योंकि यह पढ़ाई हो गई है पहले ही, ठीक है, और हम इसको केवल मात्र रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए सब आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। आप उसको देख करके याद कर लेने का प्रयास करेंगे। हमको लगता है इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो ऐसे ही बहुत सारा चीज याद हो जाएगा, बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। केवल इसी तो का जो है वीडियो बना हुआ नहीं था, बाकी सबका उधर बना हुआ है, आप उसको जो है देख सकते हैं। चलिए, अब आ गया आपका प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आ गया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लेकिन अब आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है ना।